हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनेस्को में भारत के कौन से विश्व विरासत स्थल शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे आजकल के एग्ज़ाम में बन रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है MTS, SSC CGL, रेलवे। तो इन सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपको सारे विश्व विरासत स्थलों के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल। तो यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को है क्या। तो यह है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है जिसे यूनेस्को के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे यूनेस्को कहते हैं। ये इसी का ही फुल फॉर्म है। तो इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूनेस्को। तो इसका अर्थ है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान और संस्कृति संसार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर उसको बढ़ावा देना। यानी जो भी विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे पुराने स्थल हैं और भी नए नए जो भी उत्थान है उनको आगे बढ़ाना इस संगठन का उद्देश्य है। तो इस संस्थान का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। क्लियर? तो यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था। तो यूनेस्को में भारत के अनेक विश्व विरासत स्थल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो चलिए अब हम उन्हीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है अजंता की गुफाएं। तो इसे किस वर्ष में शामिल किया गया था? इसे 1983 में शामिल किया गया था। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वे कहाँ पर देखने को मिलती हैं? यह महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। तो यह महाराष्ट्र में बौद्ध शैलकृत गुफा और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो ये आप इमेज में गुफाएं देख रहे होंगे ये पहाड़ों पर, तो इसके अंतर्गत बौद्ध शैलकृत की कला देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर रिच डेकोरेटेड पेंटिंग और फ्रेस्कोस जैसे सिंगरिया पेंटिंग भी प्रसिद्ध हैं इन गुफाओं के अंदर। क्लियर? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? यह महाराष्ट्र में है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में से शामिल किया गया था। क्लियर? अगला है आगरे का किला। जो आगरे के रेड फोर्ट के बारे में आपने काफी सुना होगा, मुगल साम्राज्य की ये देन है। तो ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में ही स्थित है। तो उत्तर प्रदेश मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। क्लियर? तो लाल किला को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप लाल किले के नाम से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। आगरे का किले के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला है एलोरा की गुफाएं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसको भी वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। इसका स्थान क्या है? यह महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। तो बौद्ध और जैन हिंदू मंदिरों और मठों के लिए यह प्रसिद्ध है। यानी जो ये है एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू की कला देखने को मिलती हैं। और यह पहाड़ीय शैलग्रस्त वास्तुकला से खुदाई की गई है और यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एलोरा की गुफाओं को कब सम्मिलित किया गया था यूनेस्को में? 1983 में। और ये कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसके बाद है ताजमहल। तो ताजमहल को वर्ष 1983 में ही सम्मिलित किया गया था यूनेस्को में। और इसका स्थान है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अपनी विरासत लिया हुआ है। तो यह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है? किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। क्लियर? तो ताजमहल आपको अच्छे से याद ही होगा। तो याद रखिएगा कब सम्मिलित किया गया था यूनेस्को में? 1983 को।
अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसे वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। यह कहाँ देखने को मिलता है? ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए यह प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए यह प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। स्थान क्या है इसका? तमिलनाडु। तो यह कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो यह सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर, मंडप, पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किन किन कला के लिए प्रसिद्ध है? एयर रॉक रिलीफ, रथ मंदिर, मंडप, पल्लव राजवंश आदि वास्तुकलाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है? ये असम में देखने को मिलता है और इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो विश्व के 2/3 ग्रेट वन हॉर्न गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ग्रेट वन हॉर्न गैंडा है, ठीक है, तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में बाघों की सबसे उच्च घनत्व और हाथियों, जंगली भैंसें, दलदल हिरण, जो दलदल में हिरण पाए जाते हैं, और महत्वपूर्ण बर्थ ब्रेड वाले क्षेत्र इसी में देखने को मिलते हैं। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था? ये सबसे ज्यादा ग्रेट वन हॉर्न गेंडा, यानी यह यहाँ का जो गेंडा है वह विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह वर्ष 1985 में शामिल किया गया था। यह राजस्थान में देखने को मिलता है। तो मानव निर्मित वेटरलैंड पक्षी अभ्यारण्य, साइबेरियन क्रेन और पक्षी विज्ञानियों के लिए यह हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। ठीक है, तो यह कहाँ देखने को मिलता है? यह राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह 1985 में शामिल किया गया था। यह भी असम में देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यह प्रसिद्ध है। क्लियर? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कब शामिल किया था? 1985 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ था और यह असम राज्य में देखने को मिलता है। क्लियर? अगला है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट का पैलेस। यह 1986 में यूनेस्को में शामिल किया था और यह कहाँ पर है? गोवा में ही स्थित है। तो गोवा रोम ऑफ द ओरिएंटल, फर्स्ट मैनुअल मैनरिस्ट और बेरोक आर्ट फॉर्म इन एशिया। एशिया में यह पहला लेटिन रीट मास के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर? तो सबसे ज्यादा हमें इन चीजों पर ध्यान रखना है कि कौन सी विश्व विरासत स्थल किस समय ली गई थी और यह कहाँ पाई जाती है। क्लियर? तो यह 1986 में शामिल हुआ था और यह गोवा में देखने को मिलता है। अगला है खजुराहो स्मारकों का समूह। तो खजुराहो स्मारकों का समूह यूनेस्को में 1986 में शामिल हुआ था और यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यह उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से लगभग 175 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर कई सारे मंदिर समूह हैं। ठीक है, कैसे हैं? कई सारे मंदिरों का यह एक समूह है और अपनी नागर शैली के लिए प्रतिवाग और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, जो इसकी दीवारों में कई प्रकार की मूर्तियों का चित्रण देखने को मिलता है। इसलिए खजुराहो स्मारक के समूह को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह। तो इसे भी वर्ष 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया और यह कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो यह विजयनगर का समृद्ध राज्य था। हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। इस स्थल में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, क्या है? विरूपाक्ष मंदिर यहाँ देखने को मिलता है। अगला है फतेहपुर सीकरी। तो यह आगरा में स्थित है और यह फतेहपुर
सीकरी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यह एक बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है और भी कई सारे इसमें महल देखने को मिलते हैं। जैसे बुलंद दरवाजा आपको इमेज में दिख रहा होगा ऊपर, उसके बाद नीचे पंचमहल देखने को मिलता है। फिर है जादाबाई का महल, दीवाने खास, दीवाने आम। इस तरीके से कई सारे महल फतेहपुर सीकरी में शामिल किए गए हैं। और इसे कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। क्लियर? अगला है एलिफेंटा गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में यूनेस्को में शामिल की गई और यह महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। अरब सागर में द्वीपीय पर गुफाओं, बेसल रॉक गुफाएं, शिव मंदिर आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और यह 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो तमिलनाडु चोल वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकारी और कांस्य कास्टिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। तो जो इस मंदिर की दीवारें हैं वह किससे प्रसिद्ध है? मूर्तिकला से और चित्रकारी और कांस्य कास्टिंग से यह प्रसिद्ध होता है। अगला है पट्टडकल में स्मारकों का समूह। तो यह 1987 में शामिल किया था और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली है और उसके लिए यह प्रसिद्ध है। ऐहोल में यह उत्पन्न हुई और वास्तुकला की नागड़ा और द्रविड़ शैलियों के लिए यह प्रसिद्ध है। जो नागड़ा शैली है और जो द्रविड़ शैली है, यह मंदिर उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो यह यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था और यह भारत के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। इसलिए इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़े एस्टूरियन मैंग्रोव फॉरेस्ट, बंगाल टाइगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रूप में यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह वर्ष 1988 में शामिल किया गया और यह कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप और हिमालयन मोनाल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं? ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप और हिमालयन मोनाल आदि जैसे जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि विश्व में काफी प्रसिद्ध है। इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। उसके बाद है सांची में बौद्ध का स्मारक, जिसे हम सांची के स्तूप के नाम से भी जानते हैं। तो इसे 1989 में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो मोनोलिथिक स्तंभ, महलों, मंदिरों और मठों के लिए यह प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन वास्तुकला से यह संबंध रखता है, यानी कब बनाया गया था? यह मौर्य काल में यह बनाया गया था। यह धर्म हेतु शिलालेख के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सांची का स्तूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है हुमायूं का मकबरा। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है और यह वर्ष 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक मकबरा है, जो कई जल चैनल, एक मंडप और एक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसमें हम एक जल मंडप देखने को मिलते हैं जहाँ पर स्नान की व्यवस्था भी थी, इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है कुतुब मीनार और उसके आसपास के स्मारक। तो इसे कब सम्मिलित किया गया था? तो 1993 में से सम्मिलित किया गया था और यह दिल्ली में देखने को मिलता है। 1993, जिसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुमिश का मकबरा और लौह स्तंभ इसमें
शामिल हैं। तो जो भी कुतुब मीनार के आसपास वाले मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अगला है भारत के पर्वतीय रेलवे। तो जो भारत के पर्वतीय रेलवे है उसे 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, कालका शिमला है, और हिमाचल प्रदेश में यह देखने को मिलता है। नीलगिरी तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं। यह भारत के कुछ पर्वतीय रेलवे मार्ग हैं जो कि यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। तो दार्जिलिंग भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। तो यह यूनेस्को में सन 2002 को शामिल किया गया था और यह बिहार में स्थित है। यह महात्मा बुद्ध के लिए माना जाता है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करते थे और बोध गया को बुद्ध के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान भी माना जाता है। क्लियर? अगला है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव के बारे में इसी से अधिक जानकारी हमें मिलती है, जिसमें मानव का विकास हुआ था। तो इसे यूनेस्को में सन 2003 में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, भीमबेटका की गुफाओं में। जो आदि मानव थे उस समय जो सिर्फ चित्रकारी करना जानते थे, जिससे वह अपने बारे में चित्रों द्वारा दर्शाते थे। तो इसका जो सबूत है वह भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है, जो कि हजारों साल पहले की गई चित्रकारी थी, वह आज भी देखने को वहां पर मिलती है। क्लियर? इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो 2008 में मुंबई के लिए हवाई अड्डे, मुख्यालय, गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर और आतंकी हमले के लिए यह प्रसिद्ध हुआ था। जो 26/11 का हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में काफी लोग मारे गए थे, इसलिए यह काफी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। तो यह 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह गुजरात में देखने को मिलता है। यह स्थान एकमात्र पूर्व अपरिवर्तित इस्लामिक और पूर्व मुगल शहर है। ठीक है, कैसा है? पूर्व मुगल शहर है। पार्क में पाषाण युग के समय के कुछ प्राचीन और चाल कैथोलिक भारतीय साइटें भी देखने को यहाँ मिलती हैं। तो यह कैसा है? पूर्व इस्लामिक क्षेत्र पाया जाता है। अगला है लाल किला परिसर। यह है दिल्ली का लाल किला है। इसे सन 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और यह कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली में ही देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर भी दिल्ली में देखने को मिलता है और यह वर्ष 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमिकल और एंटरटेनमेंट के लिए भी यह काफी प्रसिद्ध है। तो यह महाराजा जय सिंह द्वितीय ने अपनी तरह का सबसे बड़ा वेधशाला के लिए यह प्रसिद्ध जंतर मंतर बनवाया था। ठीक है। अगला है पश्चिम घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम घाट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह वर्ष 2012 में शामिल किया गया था। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं पश्चिम घाट में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पर्वत हैं वह काफी खूबसूरत हैं और हरियाली वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में। अगला है आमेर का किला और राजस्थान के पहाड़ी किले। याद रखिएगा, आमेर का किला और राजस्थान के जो भी पहाड़ी किले हैं वह यूनेस्को में वर्ष 2013 में शामिल किए गए हैं और ये कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो किले हैं उनको जानते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरोर किला, अंबर किला और जैसलमेर के किले भी इसमें शामिल है। क्लियर? अगला है पाटन गुजरात में रानी की वाव। तो यह गुजरात में देखने को मिलता है और यह वर्ष 2014 में शामिल हुआ था।
एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। तो यह पाटन गुजरात में रानी की वाव का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सोलंकी राजवंश के द्वारा किया गया था। अगला है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह वर्ष 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। तो यह लगभग 375 पशु प्रजातियों और कई फूलों की प्रजातियों का घर है, जिसमें पौधे और जानवरों की कुछ ही बहुत दुर्लभ प्रजातियां इसमें शामिल है, जैसे नीली भेड़, हिम तेंदुआ, हिमालयन ब्राउन भालू, हिमालयन ताहर, कस्तूरी मृग, घोड़े की छाती और विशाल अल्पाइन घास के मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है नालंदा। बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। तो यह यूनेस्को में वर्ष 2016 में शामिल हुआ और यह बिहार राज्य में देखने को मिलता है। यह एक सीखने का केंद्र और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक बौद्ध मठ था। यानी यहाँ पर क्या सीखने को मिलता था? बौद्ध धर्म के बारे में सीखने को मिलता था। इसलिए इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह सिक्किम राज्य में देखने को मिलता है और यह वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। तो यह उद्यान जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिम तेंदुए के लिए भी यह प्रसिद्ध है। अगला है ले कोबुर्जिया। तो यह वर्ष 2016 में शामिल किया गया और यह चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, जो कि पंजाब राज्य में है। आधुनिक आंदोलन में यह एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल की मान्यता प्राप्त करता है। जो भी आधुनिक आंदोलन हुए हैं वह यह एक मुख्य केंद्र माना जाता है। अगला है अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर। यानी जो भारत का गुजरात राज्य है उसमें एक शहर है अहमदाबाद, जिसे एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसे वर्ष 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इस शहर को। तो साबरमती के तट पर एक दीवार वाला शहर जहां हिंदू, इस्लाम और जैन धर्म के बाद समुदाय सदियों से अस्तित्व में है। तो इसी के कारण चलते हुए इस शहर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगला है मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेकोर असेंबल। तो यह वर्ष 2018 में शामिल हुआ। कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई में। तो यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का एक संग्रह है, ठीक है, जिसे मुंबई फोर्ट एरिया में स्थित है। क्लियर? अगला है हवा महल, ये जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है? जयपुर में देखने को मिलता है। शामिल किया गया था। तो जयपुर कई शानदार किले, महलों, मंदिरों और संग्रहालयों का घर है। तो सिर्फ हवा महल ही नहीं, कई सारे और भी महलों के लिए जयपुर प्रसिद्ध हुआ और यह 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है काकतीय। तो यह रुद्रेश्वर रामपा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है और यह वर्ष 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो मंदिर में कम से कम 800 से 900 साल पुराना है। ये कितने साल पुराना मंदिर है? 800 से 900 साल पुराना है। तो मंदिर विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? यह झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है, जिन्हें तैरती ईंटों के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तैरती ईंट भी इसमें लगी हुई है, जिस तरीके से इसे बनावट है। तो काकतीय कब शामिल हुआ? वर्ष 2021 में शामिल हुआ। अगला है धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। तो यह कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। वर्ष 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यह सिंधु घाटी की खुदाई के बाद यह विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, क्योंकि इसमें जो धौलावीर है, जो कच्छ वाले हिस्से में देखने को मिलता है, इसमें मनुष्य के होने की और नगर शहरीकरण व्यवस्था देखने को मिलती है। इसलिए इसे
शामिल किया गया यूनेस्को में। अगला है शांति निकेतन। यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। वर्ष 2023 में इसे शामिल किया गया था। क्लियर? तो यह शांति निकेतन एक आवासीय विश्वविद्यालय और कला का केंद्र है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि पर आधारित है। ठीक है, तो यह कब शामिल हुआ था? यह वर्ष 2023 में शामिल हुआ था। अगला है होयसल के पवित्र समूह। तो होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूरू जिले में स्थित है और यह वर्ष 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह 42वां स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया है। 42वां यह भारत का स्थल है, याद रखिएगा। विश्व विरासत जो धरोहर है, तो यह कौन से नंबर पर आता है? होयसल 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यह आता है। तो अब तक भारत में 42 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है, ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सभी विश्व विरासत स्थल अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप एक बार पूरा वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।